हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक का बैकग्राउंड, उसकी एस्टैब्लिशमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव, मेंबर और जो भी कंट्रीज उसके अंदर जितने भी शेयर लेकर के बैठी हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वीडियो के एंड में हम उससे रिलेटेड MCQs को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा रिसेशन यानी कि मंदी को झेला और उसके साथ साथ वहाँ की जो भी हर देश की जो इकोनॉमीज थी वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। तो अब ज़रूरत थी कि ऐसा एक बैंक बन करके उभरे जो सभी नेशंस को हेल्प करे डेवलप होने में और वर्ल्ड वॉर से हुए जितने भी लॉसेस हैं उसको एक तरीके से रिकवर करने के लिए और कंट्रीज़ की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि दोबारा से अच्छा बनाने के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की जैसी सिचुएशन में लाने के लिए और उसको साथ के साथ डेवलप करने के लिए भी हमें ज़रूरत थी एक इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि जो सभी देशों के लिए काम करे ऐसे इंस्टीट्यूशन की। इन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत हमेशा ही ऐसी इकोनॉमीज को तो रहती ही रहती है जो कि हमारी अंडर डेवलप्ड होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो भी वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से काफ़ी सारे फायदे ले सकती हैं। बैकग्राउंड इसका क्या है? बैकग्राउंड को समझते हुए, बैकग्राउंड है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हुए नुकसान को पूरा करने के लिए और इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक की शुरुआत की गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट। इन ईयर 1944 एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस मींस मीटिंग हुई जिसमें अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। वो कॉन्फ्रेंस ब्रेटन वुड अमेरिका के अंदर हुई कब? 1944 में। और यहाँ पर हमारे उस वक्त 44 नेशंस अवेलेबल थे जिसमें इंडिया भी था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ब्रेटन वुड में। ब्रेटन वुड कहाँ है? अमेरिका में। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? 44 नेशंस ने। क्या इंडिया उसमें से था? यस, ऑफ कोर्स इंडिया भी उसका पार्ट था। और हुई कब? 1944 में। नेक्स्ट देखिए, इस कॉन्फ्रेंस से बाय प्रोडक्ट निकले। बाय प्रोडक्ट मतलब इस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट निकले और रिजल्ट में हमारे पास एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और वर्ल्ड लेवल पर जो अक्रॉस द नेशंस काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो बन करके निकले, जिसमें पहला था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, उसका मेन मोटिव जो प्राइमरी स्टेज है उस पर ये रखा गया कि वॉर की वजह से जितने भी लॉसेज हुए हैं उसको कवर किया जा सके और इकोनॉमी को डेवलप कराया जा सके। अब जो हमारा IBRD है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ लिख दिए गए हैं। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम IBRD की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में IBRD का ही आगे जाकर के नाम चेंज हुआ 27 दिसंबर 1945 में और वही बन गया हमारा वर्ल्ड बैंक यानी कि WB। अब हमारे IBRD का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 27 दिसंबर 1945 में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके हेडक्वार्टर में टिक कराते हैं ब्रेटन वुड अमेरिका में। ऐसा नहीं है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। मेंबर कंट्रीज शुरुआत के टाइम पर अगर आए, ओरिजिन के टाइम पर, तो हमने लिखनी है 44 जिसमें से इंडिया इसका पार्ट था। लेकिन अगर इसकी मेंबर कंट्री करंट में पूछी जाए तो 188 नेशंस यानी कि 188 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। इसकी कैपिटल एट द टाइम ऑफ ओरिजिन का मतलब वो वक्त जिस पर हमारा IBRD बना और उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक में चेंज हुआ, उस वक्त पर इसकी कैपिटल थी हमारी 1000 करोड़ डॉलर्स। इट्स नॉट रुपीज, इट्स 1000 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आपको और समझना ज़रूरी है, वो ये है कि जो इसकी कैपिटल है वो आगे जाकर के बदल दी गई है और अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस न्यू कैपिटल के ही आते हैं जो हमारी बनी है 2000। ईयर 2000 में जो IBRD है यानी कि जो अब हमारा करंटली वर्ल्ड बैंक है उसकी कैपिटल 18,860 इतने डॉलर करोड़ से बढ़ा दी गई है। तो अब इसकी नेट कैपिटल पहले ही 1000 करोड़ थी, अब 18,865 करोड़ डॉलर से बढ़ा दी गई है। तो अब ये टोटल बन गई है हमारी 19,865
करोड़ डॉलर्स। तो अब आगे जाते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशंस करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव को आप एम भी बोल सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो वर्ल्ड वॉर से जो पूरी दुनिया में एक तरीके से इकोनॉमीज बर्बाद हो चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका था, उसको ठीक करना, मीन्स रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है दूसरे देशों में कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, मीन्स एफडीआई और एफआईआई को बढ़ावा देना, ताकि हमारी ऐसी इकोनॉमी जो अंडर डेवलप्ड है उनको बढ़ावा मिल सके और वहाँ पर जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, एक देश से दूसरे देशों में सामान को खरीदने बेचने की सुविधा को यहाँ पर बनाना था। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में और जानने के लिए चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीसफुल एनवायरनमेंट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दोबारा से कोई वर्ल्ड वॉर ना हो जिससे हमारी इकोनॉमी का एनवायरनमेंट खराब हो जाए, उससे बचा करके रखना भी हमारा वर्ल्ड बैंक का एक मोटिव था। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। काफ़ी बार कई सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक का नहीं है। तो सबको लगता है कि क्योंकि ये एक बैंक है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसका काम हो सकता है, ट्रेड से रिलेटेड इसका काम हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, पर इन दोनों को लेकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ये भी इसी का ही काम है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की आपको किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए इसका क्या काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाना, वो भी इसका काम है। और जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डेफिसिट आता है, वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। बीओपी में जो भी डेफिसिट आता है, डेफिसिट मतलब बीओपी क्या होता है पहले तो आप ये बताइए मुझे। अगर आपने चैनल पर वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि बीओपी क्या होता है, पर वो लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, हाँ उन्हें ज़रूर दिक्कत हो सकती है कि बीओपी क्या है। बीओपी एक देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लिखे जाने वाला एक अकाउंट है, यानी कि बेसिकली एक खाता है। उसमें अगर डेफिसिट आ रहा है, डेफिसिट का मतलब है हमने उसके अंदर एक्सपोर्ट कर दिए कम और इंपोर्ट कर दिए ज़्यादा, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए बैंक्स को लोन, कंट्रीज़ को लोन की ज़रूरत होती है और वो लोन उन्हें डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें कि मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कि वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप में कैसे किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, हर वो देश जो आईएमएफ क्या है, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से सबसे पहला जो बाय प्रोडक्ट या रिजल्ट निकल के आया था वो था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो भी कंट्री आईएमएफ की मेंबर है वो अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक की भी मेंबर बन जाती है। वो सभी देश जो आईएमएफ के 1945, ये वो ईयर है जब हमारा वर्ल्ड बैंक बन करके तैयार हुआ, तो जो देश आईएमएफ के 1945 में मेंबर थे वो अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर बन गए और उन देशों को बोला जाता है फाउंडर कंट्रीज। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंट्रीज बिकम द मेंबर आफ्टर द अबाउट डेट, जो 1945 के बाद जिन देशों को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है उन्हें ज़रूरत होती है 2/3 ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द बैंक। वर्ल्ड बैंक के एग्जिस्टिंग मेंबर के 2/3 वोटिंग राइट की ज़रूरत होती है, वो तभी मेंबर बन सकती हैं। आगे देखिए, जो कैपिटल है ऑन 1 अप्रैल कंट्रीज़ हैं जो 1 अप्रैल 2012 में मेंबर बन चुकी थी, वो थी 188 कंट्रीज़ और करंटली 188 कंट्रीज़ ही इसकी मेंबर हैं। एक मेंबर जब चाहे तब वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप को छोड़ सकता है, पर यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा एक प्रॉपर नोटिस, और नोटिस देने के बाद कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद अगर इंडिया चाहे तो नोटिस देकर वर्ल्ड बैंक से अपनी मेंबरशिप को कैंसिल भी करवा सकती है। अदरवाइज कोई भी ऐसा देश जो वो सब रूल्स और रेगुलेशन जो वर्ल्ड बैंक के हर मेंबर को मानने हैं वो नहीं मान पाया, तो उसकी मेंबरशिप कर दी जाएगी वर्ल्ड बैंक की तरफ से कैंसिल। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप आप ही कैंसिल करवा सकते हैं आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, वर्ल्ड बैंक खुद भी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान से समझिएगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैक्सिमम बुक्स में ये टॉपिक है ही नहीं, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जब वर्ल्ड बैंक बन करके तैयार हुआ तो उसकी कैपिटल थी $1000 करोड़, जिसको बांटा गया था शेयर्स में, क्योंकि इसके होते हैं मेंबर्स। इसके अंदर 1 लाख शेयर जो $1 लाख का एक है, इस हिसाब से इस पूरी कैपिटल को बांटा गया। हर कंट्री जो मेंबर बनना चाहती है उसे 20% ऑफ द कोटा मीन्स क्वांटिटी का, यानी कि 1 लाख शेयर का 20% उसके पास होना चाहिए, वो तभी मेंबर बनेगी। 20% देने में 2% तो हो सकता है इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और रिमेनिंग हो सकता है 18%। 2% चला जाएगा 20 में से तो क्या बचेगा, रिमेनिंग 18%। वो 18% उसी देश की अपनी करेंसी की फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स अगर हम इंडिया की बात करें तो रुपीस की फॉर्म में देना पड़ेगा।
अब उसने 20% तो मंगवा लिया वर्ल्ड बैंक ने, अब रिमेनिंग 80% कहाँ गया? रिमेनिंग 80% वर्ल्ड बैंक जब चाहे वो तब अपने देशों से मंगवा सकती है, मीन्स अपनी मेंबर कंट्री से मंगवा सकती है। नेक्स्ट देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2010 ये पर्टिकुलर डाटा है जो हमने नेट से निकाला है और आपके पास अवेलेबल करवाया है। रैंक फर्स्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जिस कंट्री के पास वोटिंग राइट था, यहाँ ये मेंशन है। बहुत ही अच्छा टेबल है, ज़रूर इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ डाउनलोड करने का जो भी सोर्स आपका इस चैनल पर अवेलेबल है वहाँ पर जाकर के इस पीडीएफ को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। रैंक फर्स्ट है हमारे पास यूएसए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जो यूएसए है उसके पास टोटल जो वोटिंग राइट है उसमें से 15.9% है, यानी कि 16 से बहुत थोड़ा सा ही कम। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जापान विद 6.8%, थर्ड नंबर पर है चाइना विद 4.4%, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर है जर्मनी विद 4%, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर है फ्रांस विद 3.8% एंड सिक्स नंबर पे है यूके विद 3.8%। अब सब लोगों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हमारा इंडिया कहाँ गया, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम इंडिया से ही पूछे जाते हैं कि इंडिया के पास कितना वोटिंग राइट है इन द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। और सिक्स के बाद जो सेवन्थ नेशन है वो है हमारा इंडिया और उसके पास वोटिंग राइट है 2.9%। तो उसके साथ इंडिया के अपनी पोजिशन स्कोर कर ली है सेवन्थ। नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक है, गिव मी 2 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के मैनेजमेंट को कैसे संभाला जाता है। तो इसके मैनेजमेंट में बेसिकली 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट आता है इसका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, थर्ड आता है एडवाइजरी काउंसिल एंड फोर्थ हमारा पॉइंट है लोन कमेटी का। सबसे पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर रिप्रेजेंट करते हैं जनरल काउंसिल ऑफ द बैंक, मींस ये सबसे हेड लेवल पर है, सबसे चीफ लेवल पर है। एवरी मेंबर नेशन, जो भी हमारा मेंबर नेशन होगा, हर कंट्री का क्या होता है, एक अपना गवर्नर होता है और एक गवर्नर के साथ साथ हर कंट्री का अपना एक अल्टरनेटिव गवर्नर भी होता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि गवर्नर की एब्सेंस में अल्टरनेटिव गवर्नर के पास वोटिंग राइट चला जाएगा। वर्ल्ड बैंक का वोटिंग राइट कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, वो हमेशा गवर्नर के पास ही रहता है। इनका टाइम ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर के लिए अल्टरनेटिव गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इनको बदला भी जा सकता है। इनका मिलना साल में एक बार और जनरल मीटिंग करना, एनुअल जनरल मीटिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये वर्ल्ड बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन में आता है। हर गवर्नर के पास वोटिंग राइट तो होगा, पर वोटिंग राइट उसके पास कितना है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, वो वर्ल्ड बैंक में कितना अपना शेयर रखता है। नेक्स्ट है कुछ राइट जो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंजॉय करते हैं। पहला राइट है एडमिशन का, टर्मिनेशन का पार्टनर्स का, चेंज इन द कैपिटल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम का एंड एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ये कुछ हमारे राइट्स हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक वर्ल्ड बैंक के एंजॉय करते हैं। अब एक कंट्री ने किसको अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाना है, वो उस कंट्री के इंटरनल अफेयर्स का एक मसला है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक का इन रियलिटी कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट। पहला था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिनके अल्टरनेटिव की ड्यूरेशन थी 5 ईयर्स, हेड्स की ऐसी कोई ड्यूरेशन नहीं है, वोटिंग राइट उनके पास होते हैं सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास, उनके अल्टरनेटिव के पास यानी कि जो उनका सब्स्टिट्यूट उनकी जगह बैठेगा उसके पास ऐसा कोई वोटिंग राइट नहीं होता। मीटिंग होती है इनकी वंस इन ए ईयर और ये कुछ पर्टिकुलर्स उनके राइट्स गिवन है जिनको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये हमारा है फर्स्ट जो हमारा गवर्नर वाला, ये है अब हमारा सेकंड में है हमारा बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसके अंदर होते हैं हमारे 24 मेंबर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर होते हैं, ये होते हैं 24 मेंबर्स, जिसमें से 5 तो वो होते हैं जिनके पास लार्जेस्ट सब्सक्रिप्शन है, जिसमें हमारा यूएसए एट द फर्स्ट है। उसके अलावा जो बच गए हमारे, वो बाकी सारे के सारे कौन से होते हैं, 5 के बाद जो 20 बच गए वो ऐसे होते हैं जिनको हमारा इलेक्ट किया जाता है और उनको हर 2 ईयर के टाइम पीरियड के बाद बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल के अंदर 7 मेंबर्स होते हैं और वो 7 मेंबर्स अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि बैंकिंग के, लेबर के, एग्रीकल्चर के, वर्कर के, मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट को एडवाइजरी काउंसिल के अंदर डाला जाता है। उसके बाद
फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, इट्स द लोन कमेटी। ये उनके पास आने वाले प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के लोन को स्क्रूटनाइज करती है, उनको छांटती है और फिर डिसाइड करती है किसको लोन मिलना चाहिए और किसको लोन नहीं मिलना चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजरी काउंसिल एंड लोन कमेटीज। ये कुछ हमारे जो मैनेजमेंट है वर्ल्ड बैंक के उसको करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट अब हम देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हमारे एमसीक्यूज का। इसके बाद हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो अभी हमने स्टडी किया है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। एंड अगेन, अगर आपने इतनी वीडियो देखी और आप एमसीक्यूज को छोड़ के जा रहे हैं तो सच में आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी समझ आई है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसे दोबारा ज़रूर समझाया जाएगा। और इसकी सेकेंड वीडियो को देखना मत भूलिए, नहीं तो फर्स्ट को लेकर के तो आपके पास हाफ नॉलेज होगी एंड हाफ नॉलेज इज़ रियली डेंजरस। नेक्स्ट देखिए, और एमसीक्यू का लास्ट एमसीक्यू वैसे ही आपके लिए एक प्लस पॉइंट लेकर के आएगा, और वो प्लस पॉइंट क्या है वो अभी हम देखेंगे। व्हाट इज द बेस ऑब्जेक्टिव फॉर वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट? वर्ल्ड बैंक के डेवलप होने के पीछे बेस ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, ये करना जो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसको देखना, इकोनॉमी को डेवलप करवाना, बोथ या नन? इसका करेक्ट आंसर है बोथ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद कॉन्फ्रेंस टू वर्ल्ड बैंक? कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है? क्या वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है, न्यू रोम कॉन्फ्रेंस, इथेन कॉन्फ्रेंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? द करेक्ट आंसर इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। जिसको सोचने में वक्त लग रहा है वो वीडियो को पॉज करके फिर आंसर सोच के देन वीडियो को प्ले भी कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड, इन विच ईयर वर्ल्ड बैंक इज फॉर्म्ड? वर्ल्ड बैंक किस ईयर में फॉर्म्ड हुआ था? यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस तो 1944 में हुई थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था 1945 में। सो द करेक्ट आंसर इज 1945। फोर्थ क्वेश्चन इज द टू बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स आर? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टू बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से निकले थे? पहला है IMF एंड IBRD, दूसरा है IBRD एंड वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन है IMF और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फोर्थ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड UNO मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज IMF एंड IBRD। द फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रेटन वुड वॉज हेल्ड इन? ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? अमेरिका, इटली, फ्रांस या इंडिया? द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। ब्रेटन वुड कहाँ है हमारा? अमेरिका में। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड बैंक जो नाम रखा गया वो किस नाम को बदल करके रखा गया? UNO मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बदलकर, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को बदलकर, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बदलकर, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं? एंड द करेक्ट आंसर इज IBRD। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को शुरुआत से जरूर दोबारा देख लीजिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? द करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन DC। मैंने आपको करते वक्त भी बताया था, काफ़ी सारे बच्चों को एंड में जाकर ये लगता है इसका हेडक्वार्टर ब्रेटन वुड है। जी नहीं, ब्रेटन वुड में तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पर हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC है। एंड इन एक्चुअल कई सारी वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में ही है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक? इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं है? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने इसका क्लू आपको वीडियो की शुरुआत में ही दे दिया था। पहला रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड, और फोर्थ है नन। द करेक्ट आंसर इज नन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं कि ये क्यों हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक एट द कमेंसमेंट? जब वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई उस टाइम पर उसकी कैपिटल कितनी थी? पहला है $100 करोड़, दूसरा ऑप्शन है $200 करोड़, तीसरा है $500 करोड़, और फोर्थ है $1000 करोड़। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है सो यू नो द आंसर इज $1000 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज या आर द राइट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उनके क्या राइट होते हैं? पहला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दूसरा लिक्विडेशन ऑफ द बैंक, तीसरा चेंज इन कैपिटल, और फोर्थ है ऑल। मुझे पता है आप सबको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि लिक्विडेशन कहाँ से आया। वहाँ जब मैंने एक्सेट्रा लिखा था वो इसी के लिए लिखा था ताकि आपके MCQ थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकें, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल।
11th, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग्स की ड्यूरेशन क्या होती है? पहला ऑप्शन है वंस अ ईयर, दूसरा ट्वाइस अ ईयर, तीसरा वंस इन 5 ईयर और फोर्थ है नॉट स्पेसिफाइड। द करेक्ट आंसर इज वंस इन अ ईयर और इस मीटिंग को हम एनुअल जनरल मीटिंग भी बोल सकते हैं और एनुअल से आप आसानी से समझ सकते हैं, एनुअल मीन्स वंस इन अ ईयर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, कितने टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक होते हैं? तो बताइए जरा इसका क्या करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर यहाँ पर पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर 24, जिसमें से हमारे 5 तो कौन से होते हैं? ऐसे जिनके पास मेजोरिटी ऑफ द सब्सक्रिप्शन होता है और रिमेनिंग जो 19 होते हैं वो हमारे इलेक्टेड होते हैं, जिनका हमारा टाइम पीरियड होता है सिर्फ 2 ईयर्स की। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी। नेक्स्ट देखिए, वट इज द टर्म फॉर इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, वही ऊपर वाले से रिलेटेड, इट इज 2 ईयर, अभी अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ एडवाइजरी काउंसिल, कम से कम कितने मेंबर तो एडवाइजरी काउंसिल में होने ही चाहिए? द करेक्ट आंसर इज 7। एंड हु आर दीज मेंबर? they are the experts in their field, maybe they are experts of banking, agriculture, labor, industry, foreign trade, etc. Next, what is the which country has the maximum voting power in World Bank? WB here means World Bank. The correct answer is USA और उसका शेयर है कितना? 15.9। आपको करते वक्त भी बताया था, बहुत ज़्यादा करीब है ये 16 के। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया इन द वोटिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? इंडिया इज एट द 7th रैंक। इंडिया की रैंक कौन सी है? 7th। और इंडिया का शेयर कितना है? 2.9। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये रैंक को तो 15 और 16 क्वेश्चन की याद कीजिएगा ही, पर वो कितना शेयर है उसे भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शेयर ऑफ चाइना इन द वर्ल्ड बैंक वोटिंग पावर? चाइना का कितना शेयर है? तो जो चाइना का शेयर है वो है 4.4, बहुत करीब करीब ये 4 के लगता है, पर 4 जर्मनी का है, चाइना का नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक की करंट कैपिटल कितनी है? द करंट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बैंक इज $19081 करोड़, जो कि शुरुआत के टाइम पे थी सिर्फ हमारी 1000 करोड़, उसे बदलकर उसमें जोड़ दिया गया 18,860 करोड़, तो अब ऑथराइज्ड कैपिटल बन चुकी है 19,081 करोड़। यहाँ पर अब हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। स्लाइड के नीचे आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, एक बार दोबारा से पूरी वीडियो को देख करके इसको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।